अस्सलामुअलैकुम। हॉरर स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मजहर मलिक। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ये मुझे आबिद हुसैन ने शेर शाह रोड मुल्तान से भेजी है। वो कहते हैं ये हमारे करीबी रिश्तेदार हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर बीता हुआ यह ऐसा खौफनाक वाक़या है जिसको आज भी हम ख़ानदान वाले याद करते हैं तो बेइंतहा कांप जाते हैं, डर जाते हैं। और ये कहानी उस वक्त की है जब मुल्तान इतना ज्यादा बड़ा नहीं था, आबादी दूर दूर तक फैली नहीं थी। एक खास मखसूस हिस्से के अलावा इर्द गिर्द वीराना ही वीराना था और दूर दराज गांव थे। मुल्तान में मौजूद बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी भी उस वक्त नहीं बनी थी और उसकी जगह पे एक बहुत बड़ा दरख्तों का जंगल था। उसमें कोई जंगली जानवर तो नहीं थे, लेकिन सांप, बिच्छू, न्योले इस तरह के जानवर जरूर पाए जाते थे और एक खौफ होता था जंगल का, जिसकी वजह से उस साइड पे कोई भी नहीं जाता था। लेकिन मैं जाता था। कौन? जिसकी कहानी सुनाने जा रहा हूं। उन्होंने मुझे कहा इसको अपने लफ्जों में डाल दीजिए। मेरा नाम जफर हुसैन है। मेरे हाथ में एक रस्सी थी और रस्सी के दूसरे सिरे पे एक बकरी बंधी हुई थी। उस बकरी को लेके मैं उसी जंगल से गुजर रहा था जो आज जहां पे BZU बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी बनी हुई है। यहां पे पहले जंगल होता था और मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था बकरी भी आराम से चलती हुई मेरे साथ आ रही थी। मेरे पांव के नीचे जैसे ही पत्ते चरचराते उनकी सरसराहट पैदा होती और बकरी के पांव के नीचे भी जब पत्तों की सरसराहट पैदा होती तो एक शोर सा पैदा हो रहा था उस वीराने के अंदर, उस जंगल के अंदर, उस खामोशी के अंदर। ऐसे लगता जैसे शोर सा पैदा हो गया है और मुझे भी डर लग रहा था। मैं हमेशा जल्द ही इस जंगल से गुजर जाता था, वरना अमूमन दूसरा रास्ता ही इख्तियार करता था। आज क्योंकि दिल में चोर था, एक ऐसी बकरी को लेकर आगे बढ़ रहा था जो मेरी नहीं थी। और इसी जंगल के रास्ते आने का मतलब ही यही था कि कोई मुझे देख ना सके। जल्द से जल्द इस बकरी को लेकर मैं अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचूं और इसको बेच दूं। कोई मुझ पे शक भी नहीं करेगा। हम जैसे जैसे बकरी और मैं आगे बढ़ रहे थे तो ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे कानों ने एक औरत की सिसकी सुनी। मैं एकदम से चौंका। क्या यह किसी पत्ते की सरसराहट थी या वाकई मेरे कानों ने किसी सिसकी को सुना है? मैं चौंक सा गया। इधर उधर खड़े होकर देखा तो सिवाय अंधेरे के और चांद की वो चांदनी जो उस दरख्तों की ऊपर जहां पे सर जोड़े पूरे दरख्त खड़े थे उनमें से छन छन करती चांद की चांदनी जो नीचे आ रही थी, उसी की रोशनी में मैंने देखा मेरे और बकरी के सिवा तो कोई भी नहीं। तो ये सिसकी किसकी थी? मैं कुछ सेकंड रुका, इर्द गिर्द देखा और आगे बढ़ गया। बकरी भी मेरे साथ चलना शुरू हो गई और जैसे ही मैंने और बकरी ने कदम आगे बढ़ाए तो फिर से पांव के नीचे आने वाले पत्तों की सरसराहट से एक शोर सा पैदा हुआ। अभी कुछ ही कदम हम दोनों चले होंगे कि फिर से मेरे कानों ने एक सिसकी की आवाज को सुना, लेकिन वो इस दफा 2 दफा सिसकी ली गई थी। यह तो किसी औरत की सिसकी की आवाज है। मेरे जिस्म के अंदर एकदम से कपकपाहट सी आई। औरत रात के इस पहर जंगल में और उसकी सिसकी की आवाज। मैं रुक सा गया और मैंने डरते डरते पीछे मुड़ के देखा। जिस साइड से आवाज आई थी तो पीछे सिवाय बकरी के तो कोई भी नहीं था। मैंने अपने इर्द गिर्द निगाह डाली, आगे पीछे देखा, कहीं पे भी लड़की के रोने की जो सिसकी की आवाज सुनी थी वो मौजूद नहीं थी। ये क्या है? कौन है? कौन है मेरे साथ? मैं बोल पड़ा क्योंकि उसी लम्हे फिर से मुझे एक सिसकी की आवाज सुनाई दी थी, तीसरी दफा। मेरा नाम जैसे मैं बता चुका जफर हुसैन है और यह बकरी आज जब मैं काम से वापस आ रहा था तो मुझे आते हुए उस रास्ते पे जिसके इर्द गिर्द हरियाली है, बंजर जमीनें हैं, और उसी रास्ते पे आते हुए उल्टे हाथ पे मुझे एक मकान नजर आया। अभी शाम का टाइम था
मैंने देखा उस मकान के अंदर से एक बकरी जिसके गले में रस्सा था वो चलती हुई बाहर आ गई। मैंने इर्द गिर्द देखा, कोई भी मकान नहीं था और जिस तरफ से मैं गुजर रहा था उस कच्चे रास्ते पे तो बंजर जमीनें थी। अकेला अकलौता ये मकान था, तो ये बकरी शायद मकान के अंदर से बाहर आ गई थी। मैं फौरी तौर पे गया, बकरी के रस्से को पकड़ लिया और मकान के बाहर खड़े होकर आवाजें दी ताकि जो भी घर के मकीन हैं वो बाहर आके अपनी बकरी को ले जाएं। मैंने जितनी भी आवाजें दी कोई नहीं बाहर आया, तो फिर मैं उस दरवाजे की तरफ बढ़ा जो उस घर का दरवाजा था। मैं जैसे ही दरवाजे के करीब गया जो कोने पे बना हुआ था, और मेरी जैसे निगाह पड़ी तो सामने तो पूरी दीवार ही गिरी हुई थी। जिस तरफ दरवाजा लगा हुआ था एक कोने पे सिर्फ दीवार थी, दूसरे कोने पे तो दीवार ही नहीं थी। और मैंने मुड़ के दीवार की उस तरफ देखा तो वो घर टूट फूट का शिकार था, उसके अंदर तो कोई भी आबादी नहीं थी। तो फिर किसने अपनी बकरी यहां पे बांधी और कौन अपनी बकरी को यहां पे छोड़ गया है? मैंने इर्द गिर्द खड़े होकर जायजा लिया तो कोई भी नहीं था। तभी मेरे दिल में ख्याल आया, अगर इस बकरी को जाके सुबह बेच दूं, आगे वैसे भी ईद आने वाली है, अच्छे खासे पैसे बन जाएंगे। और तभी उस रस्सी को थामे हुए मैं जैसे ही आगे चला तो बकरी सर झुकाए खुद ब खुद मेरे साथ चलना शुरू हो गई, जैसे वो तैयार हो कि तुम मालिक हो, जहां चाहो मुझे साथ ले जाओ। अब मैं आगे बढ़ रहा था और बकरी मेरे आगे साथ साथ बढ़ रही थी कि तभी मैंने उस रास्ते को इख्तियार किया जो जंगल का रास्ता था, ताकि मुझे कोई देख ना सके। और वैसे भी अगर कोई देख भी लेता तो मेरे लिए ज्यादा परेशानी की बात इसलिए नहीं थी कि मैं मुंशी था उस व्यापारी के साथ जो मंडी के अंदर रोजाना 20-25 बकरियां उसके पास होती, खरीदो फरोख्त का काम करता। लोग अपनी बकरियां उसी को जाके बेचते और उसी से ही लोग बकरियां गोश्त के लिए खरीद के जाते। कभी 30, कभी 40, कभी 25 उसके पास बकरियां होती। वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसको एक मुंशी की जरूरत होती, तो मैं उसका मुंशी था। तमाम बकरियों को एक रजिस्टर के अंदर लिखता, कितने का माल आया, कितने गए, कितने कमाया, कितना लॉस किया, सारा कुछ एक मुंशी की हैसियत से उस व्यापारी के साथ मैं काम करते हुए लिखता रहता। मैं 10वीं पास था, क्योंकि एक छोटे से गांव से मेरा ताल्लुक था और उस गांव से सुबह ही सुबह निकलता और शहर की मंडी की तरफ आ जाता। सारा दिन उसके साथ काम करता। शाम होते ही उसी रास्ते से गुजर के, जहां पे अब वो यूनिवर्सिटी है, पहले जंगल होता था, उसी के साथ एक वीरान रास्ता जाता और एक तरफ जंगल। तो मैं वीरान रास्ते से हमेशा गुजर जाता। जंगल का रास्ता शॉर्टकट था, लेकिन दिन की रोशनी में भी बहुत कम लोग उस जंगल से गुजरते। उसी जंगल से काफी आगे जाके हमारी बस्ती थी जिसका नाम था बस्ती तरखान। सराइकी में दरखान कहते हैं, उन्होंने लिखा है बस्ती, वस्ती बोलते हैं, ये उर्दू में बस्ती बोलते हैं, वस्ती दरखान। वो बस्ती दरखान थी, वहां हम लोग रहते थे। मेरे वालिद साहब का नाम था मंजूर हुसैन। मेरे वालिद साहब तो इतने अमीर नहीं थे, लेकिन मेरे चचा काफ़ी अमीर थे। उन्होंने बहुत दौलत बना ली थी, काफ़ी ज़मीनें खरीद ली थी, लेकिन हमारा एक बाग था और उस बाग के साथ थोड़ी सी ज़मीनें। हमारी गुजर बसर बहुत अच्छी हो जाती थी। उस बाग की आमदन भी इतनी थी और ज़मीनों से भी आती, लेकिन मुझे ज़्यादा पैसा कमाना था। मुझे अपने चाचे की तरह अमीर होना था और दौलत कमानी थी। इसलिए मैंने 10वीं तो पढ़ ली और 10वीं पढ़ने के फौरन बाद मैं शहर आ जाता रोज उस व्यापारी के पास, और वो महीने के आखिर में मुझे पैसे देता। वहीं पे अगर कोई बकरी मेरे हाथ भी चढ़ जाती तो मैं बकरी को लेके जाता और उन्हीं बकरियों के साथ बेच देता। मेरे पास पैसे आ जाते। और आज भी इसी तरह आते हुए जब रास्ते में मुझे एक बकरी नजर आई थी तो मैंने उसको अपने साथ इसलिए ले लिया था कि ईद आने वाली है, चलो पैसे मिल जाएंगे। लेकिन जंगल के बीच में पहुंच के किसी की सिसकी की आवाज़, और दूसरी तीसरी दफ़ा जब किसी की सिसकी की आवाज़ आई तो मैं चौंक गया था और रुक के जब मैंने पूछा कौन है यहाँ पे, तो फिर बाकायदा मेरे कानों में रोने की आवाज़ शुरू हो गई।
मैं एक परेशान सा खड़ा देख रहा था, एक अंधेरा, एक जंगल, वीराना, खौफनाक मंजर, और कोई रो रही है। ये एक लड़की की क्लियर आवाज थी। मैं इधर उधर खड़ा देख ही रहा था कि एकदम से मैं मुड़ा, मेरे पीछे एक मुझे परछाई नजर आई, और जैसे ही मैंने परछाई को देखा मैं चौंक गया, और उसी परछाई की तरफ जैसे ही बढ़ा तो मैंने देखा दरख्त की दूसरी तरफ एक लड़की जिसने सफेद लिबास पहन रखा था, वो दरख्त की तरफ मुंह करके खड़ी रो रही थी। सिसकियों की आवाज उसके मुंह से निकल रही थी। मैं एकदम देख के चौंक सा गया, और शायद उस लड़की ने मुझे भी अपनी तरफ आता हुआ महसूस कर लिया था। मैंने एकदम से कदम पीछे हटाया और कहा, कौन हो तुम? और रात के टाइम यहां पे खड़ी क्या कर रही हो? वो लड़की मेरी तरफ मुड़ी। जैसे ही वो मेरी तरफ मुड़ी, वो एक गांव की देहाती लड़की नजर आती थी, लेकिन खुदा ने उसको नक्श बड़े प्यारे दिए थे। सांवला सा उसका कलर था, लेकिन उसकी आंखें, उसके होंठ, उसका नाक तीखे थे, जिससे लगता था कि कोई भी उस लड़की की तरफ एक दफा देखे तो ऐसे तीखे नकूश होने की वजह से दोबारा उसको एक दफा जरूर देखेगा। उसके चेहरे के अंदर एक कशिश थी। वो खड़ी रो रही थी। मैंने उससे पूछा, कौन हो तुम, और रात के इस पहर यहां पे खड़ी क्यों रो रही हो? तो वो पहले देख के मुझे डरी और मुझसे बोली, कौन हो तुम, और तुम यहां रात को क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मुसाफिर हूं, घर की तरफ जा रहा हूं, तुम्हें देखा इसलिए रुक गया हूं, तुम अपना बताओ कौन हो? तो वो बोली, मेरा नाम शमीम है, मुझे प्यार से शम्मो कहते हैं। मैं अपनी मां के साथ आज दरबार पे गई थी। हम दोनों ने शाहरुख ने आलम दरबार पे हाजिरी दी, और मैं दरबार पे ऐसी बैठ के दुआएं मांगने में मसरूफ हुई कि वक्त का पता ही ना लगा, और अपनी मैं मां से अलग हो गई। रश बहुत ज्यादा था। मां जब मुझसे बिछड़ गई तो अब गांव की तरफ जाने वाली बस का टाइम था। शायद मां बस पे बैठ के रवाना हो गई। मैं मां को ढूंढती रही, मां नहीं मिली, और मैं जब वहां मां को ढूंढती ढूंढती बस की तरफ आई तो पता चला बस का टाइम तो निकल गया है, बस आखिरी जो थी वो चली गई है। अब मैं परेशान सी होके वहां से चल पड़ी, लेकिन मेरा गांव बहुत दूर है। मैं चलते चलते जब इस जंगल तक पहुंची तो मुझे लगा कि अब मुश्किल हो जाएगा इस जंगल को अबूर करना, और अकेले इस जंगल से जाना। क्या करूं, यहीं पे रुक जाऊं? मैं खड़ी हुई थी कि मुझे डर लगना शुरू हो गया। एक अकेली लड़की जंगल में खड़ी हो, यकीनन सी बात है उसको डर लगता है। और मैं रोना शुरू हो गई कि एकदम से पत्तों की सरसराहट महसूस हुई। मैंने मुड़ के देखा तो तुम्हें अपने पीछे पाया। अब मेरे दिल में एक सुकून सा आ गया। वो कोई जिन भूत नहीं थी, वो कोई चुड़ैल नहीं थी, वो एक आम लड़की थी, और अपनी मां के साथ गई थी, बट अब परेशान थी। मैंने कहा, परेशान मत हो, कौन से गांव में रहती हो? तो उसने बताया, इस जंगल के बाद वो जो आगे कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान की परली तरफ जो गांव है वो मेरा गांव है, और मैं उस गांव में कभी जा चुका था, जानता था। मैंने कहा, परेशान मत हो, चलो मैं तुम्हें अपने साथ लेके चलता हूं। जैसे ही मैंने उसे कहा तो वो खुश सी हो गई, रोना बंद कर दिया, और मैंने जो रस्सी का सिरा अपने हाथ में पकड़ा हुआ था उस परेशानी में छोड़ दिया था इसको देखते हुए, और जैसे ही बकरी की तरफ निगाह मारी तो वो बकरी गायब हो चुकी थी। यकीनन वो जंगल में इधर उधर कहीं चली गई थी। मैं उससे बोला, मेरी बकरी देखी है कहीं पे? तो वो बोली, नहीं, मैंने तो कोई बकरी नहीं देखी। मैंने कहा, मेरी बकरी थी यहाँ पे, पता नहीं बकरी कहां चली गई। और मैं बकरी को ढूंढना शुरू हो गया। मैंने इधर उधर काफी बकरी को ढूंढा, लेकिन मेरी बकरी मुझे नहीं मिली। तो वो बोली, तो अगर आपकी बकरी ना मिली तो आप मेरे साथ नहीं चलेंगे? मैं कहा, नहीं, मैं तुम्हें तो छोड़ूंगा, पता नहीं मेरी बकरी कहां चली गई। खैर, मिल जाएगी, चलो। काफी देर लग गई बकरी को ढूंढते हुए, और मैं जैसे ही आगे चला, एकदम से एक बात जो अभी तक मैंने सोची नहीं थी, जिसकी तरफ मेरा दिमाग नहीं गया था, उस तरफ मेरा ध्यान गया, तो मेरे जिस्म के अंदर तो बकायदा रोंगटे खड़े हो गए।
वो जब मेरे साथ चलने के लिए तैयार हुई तब मुझे अंदाजा हुआ उसने जो लिबास पहन रखा है तो सफेद, लेकिन ऐसा लिबास है जैसे उसने कफन पहन रखा हो। उसके बाजू लिबास में से ऐसे निकले हुए थे जैसे कफन में से बाजू निकले होते हैं, और मेरे जिस्म के अंदर झुरझुरी सी आई थी, रोंगटे खड़े इस वजह से हुए थे कि लड़की कफन पहने हुए क्यों है। मैंने खड़े होकर उसको एक दफा देखा और ठटक सा गया और एकदम से कहा, ये तुमने कैसा लिबास पहन रखा है। वो मुस्कुराई और बोली, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूं। और उसी लम्हे उसने अपना हाथ इस अंदाज में आगे किया कि मेरा हाथ पकड़ लो। एक लड़की जवान जिसकी उम्र 22-24 साल होगी, वो मेरा हाथ पकड़ने जा रही थी, जंगल के अंदर मौजूद थी। अभी तक मैं कुछ भी नहीं समझ पाया था। मैं बहादुर तो था जो रात को इस तरह आता जाता था, लेकिन इतना भी बहादुर नहीं था। जैसे ही उसने अपना बाजू मेरी कलाई में डाला, मेरी कलाई को पकड़ा, तो रहती कसर भी गायब हो गई। मेरे जिस्म के अंदर पहले ही जो खौफ की झुरझुरी थी, अब तो हालत ये हो गई कि शदीद सर्दियों के मौसम में भी पसीने आने शुरू हो गए। उसका हाथ ठंडा यख था, इतना ठंडा जैसे बर्फ का न बना हो। और तभी जैसे ही उसने मेरे हाथ को पकड़ा, मेरी कलाई को पकड़ा, आगे बढ़ी, तो मेरा हाथ कांपना शुरू हो गया और मेरे मुंह से निकला, तुम्हारा हाथ बहुत ठंडा है। तो बोली, तुम्हारा नाम क्या है। मैंने कहा, मेरा नाम जफर है, जफर हुसैन। तो बोली, जफर, देखो ना जंगल में कितनी ठंड है, और मैंने गर्म लिबास भी नहीं पहन रखा, सिर्फ यही एक लिबास पहन रखा है, तो तुम क्या समझते हो मुझे ठंड नहीं लगेगी। उसी की वजह से मुझे ठंड लग रही है। लेकिन मेरा दिल पता नहीं क्यों धड़कना शुरू हो गया था। मैंने कहा, नहीं, सर्दी से अगर किसी का हाथ ठंडा भी होता है, इतना ज्यादा नहीं जितना तुम्हारा ठंडा है। तो वो मेरी तरफ देखी और बोल के, मेरी तरफ देख के मुस्कुराई और बोली, क्यों, इतने ठंडे हाथ नहीं होते। मैं चुप हो गया। तो बोली, जफर, एक बात कहूं, तुम मुझे बहुत अच्छे लगे हो और तुम मुझे पसंद आ गए हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे। मैं अभी तक उसके हाथ की उस ठंडक से परेशान था। जंगल में कफन पहने हुए एक लड़की जिसके हाथ ठंडे है, उससे अभी तक समझ नहीं पाया था। एकदम से पसंदीदगी का इजहार और मुझसे शादी करोगे की लाइन बोल के उसने मुझे और परेशान कर दिया। और मैंने उसे कहा, ये क्या कह रही हो तुम, मैं तुमसे क्यों शादी करूंगा, वैसे भी मेरी शादी हो चुकी है, और वैसे भी मेरी मंगनी हो चुकी है, मेरी मंगेतर है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। तो बोली, रजिया से हुई है ना तुम्हारी मंगनी। और एकदम से मैं चौंका। उसका हाथ अभी भी मेरे हाथ को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ था और वो मेरी मंगेतर का नाम ले रही थी। मैं एकदम से चौंका और उसे मैंने कहा, हाँ रजिया से, लेकिन तुम कैसे जानती हो। तो उसने एक कहका लगाया। अब एक जंगल का माहौल है, अभी भी हम दो चल रहे हैं। बकरी मेरी कहीं गायब हो चुकी है और मेरे साथ जब वो आगे चल रही है तो उसके पाँव में जूती भी नहीं है, वो नंगे पाँव है, उसने कफन पहन रखा है। इर्द गिर्द दरख्त ही दरख्त हैं, दरख्तों के सूखे हुए पत्ते नीचे फर्श पे पड़े हैं, जमीन पे पड़े हैं। जब हम उन पे पाँव रखते हैं तो उनकी चरचराहट से एक खौफ, एक ऐसी आवाज़ पैदा होती है जिससे मैं तो कम से कम शदीद डरा हुआ था। और वो खिलखिला के हंस रही थी कि मैं तुम्हारी मंगेतर रजिया को कैसे जानती हूं। तो कोई बात नहीं, तुम दूसरी शादी कर लेना मुझसे, वैसे भी तो तुम्हारे गांव में रिवाज है 2-2 शादियां करने का। मैं कहा, तुम कैसे जानती हो। तो वो उसी लम्हे फिर से एक दफा हंसी और हंसने के बाद बोली, जफर, तुम्हारे बाप मंजूर हुसैन ने भी तो 2 शादियां की हैं ना, बाकी तुम्हारे रिश्तेदारों ने 2 शादियां नहीं की। मैं एकदम से फिर से चौंक पड़ा। वो मेरे वालिद के बारे में भी जानती थी, उसने मेरे वालिद का नाम लिया, वो मेरी मंगेतर के बारे में भी जानती थी। मैं एकदम से शदीद परेशान हो गया कि या खुदा है, ये माजरा क्या है। और मैंने अपना बाजू उसके हाथ से छुड़वाने की कोशिश की तो उसी लम्हे उसने एक और जोरदार कहका लगाया और बोली, है जुर्रत, छुड़ा के दिखाओ।
अब मैंने दूसरा हाथ भी अपने उस हाथ के ऊपर रख दिया और जोर लगा के छुड़ाने की कोशिश करा। जितनी भी छुड़ाने की कोशिश की, मैं नाकाम रहा। और वो हंसती रही और बोली, बस नहीं, तुम नहीं छुड़ा सकते, आओ मेरे साथ। हम दोनों मजबूरन मैं उसके साथ आगे बढ़ना शुरू हो गया। मैंने कहा, मुझसे क्या चाहती हो? वो बोली, ठीक है, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते, ना करो, लेकिन मुझे मेरे घर तक तो छोड़ दो। मैंने कहा, हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने को तैयार हूं, उसके बाद तुम मेरी जान छोड़ दोगी? बोली, हाँ, मैं अकेली लड़की हूं। ठीक है, तुम्हारे बाप तुम्हारी मंगेतर के बारे में जानती हूं, तो बहुत सारे लोग ऐसी बातें जानते हैं, क्या पता मैं तुम्हें छुप छुप के देखती हूं और तुम्हें पसंद करने लगी हूं, तुम्हारे बारे में जानती हूं, तुम्हें इस बात का नहीं पता। और अगर मैंने आज तुम्हें बता दिया है तो मुझसे डरना शुरू हो गए हो। ये कोई ऐसी डरने वाली बात तो नहीं है। बहुत सारी लड़कियां लड़कों को पसंद करती हैं हमारे देहात के अंदर, लेकिन जुबान पे नहीं लाती। तो मैं भी तुम्हें काफी अरसे से पसंद करती हूं और बताऊं तुम्हारे बारे में, इसलिए कि मैंने तुम्हें कभी जिक्र नहीं किया। और सच बताऊं तो आज मां के साथ मैं बिछड़ गई और यहां खड़ी रो रही थी। जैसे ही तुम्हें देखा तो चौंकी तो मैं थी कि मेरा महबूब मेरे सामने खड़ा है, वही जफर मेरे सामने खड़ा है जिसको मैं कब से चाह रही हूं, जिससे मोहब्बत करती हूं, जिससे शादी करना चाहती हूं। और आज तो मेरे सामने आए, ऐसे मंजर में आए कि मैं खुद भी डरी हुई सहमी हुई थी, लेकिन जब तुम्हें देखा तो अपने हाल दिल कह दिया, वरना मैं कभी भी तुम्हें इस तरह ना कहती। और तुम मुझसे डर रहे हो? मैंने कहा, नहीं, मैं तुमसे डर नहीं रहा। हां, जिस तरह तुमने तफसील से ये बातें बता दी, मेरे अंदर खौफ कम हो गया है, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। वो बोली, जफर, मैंने कब कहा है तुम मुझसे पहली शादी करो? मुझे पता है गांव में पहली शादी मां बाप की पसंद से ही होती है, तो मां बाप की पसंद से ही शादी करना। दूसरी शादी तो मुझसे कर सकते हो। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी, तुम्हारा बहुत ज्यादा ख्याल रखूंगी। शायद तुम्हारी पहली बीवी तुम्हें इतना प्यार नहीं देगी जितना मैं तुम्हें प्यार दूंगी। और यूं बातें करते करते हम उस जंगल से निकल आए। अब थोड़े ही फासले पे वो कब्रिस्तान था। मैंने उसे कहा, तुम्हारा घर इस कब्रिस्तान की उस तरफ है ना? तो बोली, हां। उसने अपने गांव का नाम लिया कि उस गांव के अंदर मैं रहती हूं। चलो, आज इतना तो हुआ कि मां से बिछड़ने की वजह से तुम्हारे साथ आमना सामना हो गया, मैंने अपना हाल दिल भी कह दिया। आज बहुत खुश हूं। मैं जिससे मोहब्बत करती हूं उसको रात की इस तन्हाई में अपने सामने देख रही हूं। अभी तक उसने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, उसने मेरा हाथ नहीं छोड़ा था। और हम दोनों चलते चलते जैसे ही उस घने से एरिया के अंदर दाखिल होने लगे हैं, जहां पे पुरानी बनी हुई कब्रें थीं और इर्द गिर्द कई सालों से लगे हुए दरख्त, जिनको देख के अंदाजा होता था ऊंचे ऊंचे और घने दरख्त जो काफी पहले लगाए गए थे, बूढ़े हो चुके थे। और उस कब्रिस्तान के अंदर हम जैसे ही दाखिल हुए, पता नहीं क्यों मेरे पूरे वजूद के अंदर एक झुरझुरी सी आई। मैं एकदम से डरा। मुझे ऐसा महसूस हुआ कब्रिस्तान के अंदर दाखिल होते ही जैसे कुछ आंखें हैं जो हम दोनों को देख रही हैं। मैं रुक सा गया। वो बोली, क्या हुआ, रुक क्यों गए? पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा है जैसे बहुत सारी आंखें हैं और हम दोनों को देख रही हैं। वो भी एकदम से डर सी गई। कहती, क्या हुआ है, मुझे डरा क्यों रहे हो? एक तो कब्रिस्तान है, मजबूरी है, इसी रास्ते से गुजर के जाना है, और तुम रात के इस पहर मुझे डरा रहे हो। ओ प्लीज, मुझे डराओ मत। मैंने कहा, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। तो उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। कहती, फिर वापस चलते हैं जंगल में। मैंने कहा, कब्रिस्तान ही है, मैं डरा हूं, मुझे महसूस हुआ है, मैंने तुम्हें बता दिया, इतनी डरने की जरूरत नहीं है, चलो मेरे साथ आगे बढ़ो। हम दोनों आगे बढ़ते हुए उस घने हिस्से की तरफ आ गए जो कब्रिस्तान का सबसे घना हिस्सा था कि एकदम से मेरी निगाह सामने खड़ी हुई उसी बकरी पे पड़ी जो कब्रिस्तान के बीच में उगी हुई जो घास थी, जो झाड़ियां थीं, उनको खा रही थी। और जैसे ही मैंने उस बकरी को देखा जिसको मैंने
जंगल से पहले एक घर से पाया था और इस नीयत से पकड़ लिया था कि सुबह इसको बेच के अच्छे खासे पैसे बना लूंगा, और वो अब दोबारा जंगल में निकल के इस कब्रिस्तान तक पहुंच गई। और मैंने कहा वो रही? तो बोली हाँ, इसी बकरी की बात कर रहे थे। मैंने कहा हाँ। और मैं आहिस्ता से, वो वहीं पे खड़ी रह गई, शमीम वहां खड़ी रही, और मैं आहिस्ता से चलता हुआ उस बकरी के पास गया कि जाके इसको गर्दन से पकड़ लूं। और मैं जैसे ही आराम से चलता चलता चलता, और जब बकरी मुझे देख ना ले, भाग ना जाए, मैं उसके बिल्कुल करीब जा रहा था। अब भी मेरे पत्तों के नीचे, कब्रिस्तान में भी तो पत्ते थे, सरसराहट थी, एक खौफ जो मेरे अंदर था, लेकिन बकरी को देखते ही फिर से मैं अलर्ट हो गया था कि अपने पैसे तो ज़ाया ना करूँ ना, कम से कम सुबह पैसे मिल जाएंगे। और मैं जैसे ही उस बकरी के पास गया, मैंने भाग के उसको गर्दन से दबोच लिया। बकरी मेरी गर्दन में थी और मैंने उसे दबोचा हुआ था, और मैं बेइंतहा खुश था कि मैंने उस बकरी को पकड़ लिया है। और जैसे ही मैंने मुड़ के पीछे शमीम की तरफ देखा कि उसको बताऊं कि मैंने बकरी को पकड़ लिया है, तो देखा शमीम उस जगह पे नहीं थी, और मैं एकदम से चौंका। तभी उसी लम्हे मुझे एक कहका सुनाई दिया, और जैसे ही वो कहका सुनाई दिया तो मुझे महसूस हुआ जिस गर्दन के अंदर मैंने हाथ डाल के पकड़ा हुआ है, इस गर्दन के अंदर वैसे बाल नहीं हैं जैसे बकरी के बाल होने चाहिए। ये तो एक इंतहाई खूबसूरत और सिल्की सी गर्दन है। और जैसे ही मैंने गर्दन की तरफ देखा तो एकदम से मेरे चेहरे का रंग उड़ गया, और शदीद खौफ के मारे मेरी जान निकल गई। मैंने जिस बकरी को पकड़ रखा था, उस बकरी की जगह मेरी गर्दन, जिस बाजू ने गर्दन को दबोचा हुआ था, वो गर्दन शमीम की थी और वो हंस रही थी। मैंने एकदम से उसको छोड़ दिया कि ये क्या, मेरी आंखों का धोखा है, कोई ख्वाब है, ये क्या है? मैंने तो बकरी को दबोचा था, ये शमीम कहां से आ गई? और वो हंस रही थी, हंसते हुए बोली, तुमने मुझे ही दबोच लिया। और कहका लगाती जा रही थी। तभी मेरे कानों ने इर्द गिर्द से लड़कियों के कहकों की आवाज सुनी। मैं एकदम से चौंका और मुड़ के इधर उधर देखा। आवाज तो क्लियर आ रही थी, लेकिन कहके लगाने वाली लड़कियां कहीं पे भी नहीं थी, और शमीम खिलखिला के हंस रही थी। तभी मुझे लगा कि मुझे यहां से दौड़ जाना चाहिए। वो जिस बकरी को मैं बकरी समझ के आया था, इसका मतलब है वो बकरी शायद ये शमीम थी, इसने बकरी का रूप धार रखा था। यह क्या हुआ? अभी मैंने बकरी को देखा है, बकरी को दबोचा है, लेकिन दबोचते ही गले में हाथ डाले पकड़े खड़ा था कि उसी लम्हे मेरे हाथों के बीच में शमीम कैसे आ गई। भागने की जैसे ही नीयत की तो शमीम ने फौरी तौर पे मेरे बाजू से पकड़ा और मुझे घसीटती हुई एक कब्र के पास ले गई। वहां पे बैठने की, जिस तरह साइडों पे कब्र पे जगह बना देते हैं, चबूतरा सा बना देते हैं, वहीं पे एक चबूतरा बना हुआ था, और वो उस चबूतरे पे जाके बैठी और मुझसे बोली, बैठो मेरे साथ। हाँ, ये मेरे बाप का चबूतरा है, इस कब्र में मेरा बाप दफन है। और तभी मैंने उसकी पहली दफा आंखों में देखा, जो आहिस्ता आहिस्ता लाल सुर्ख होना शुरू हो गई थी। उसका वही चेहरा जो अभी तक एक सांवली सी लड़की का चेहरा था, उसकी आंखें ऐसी लाल सुर्ख होती जा रही थी जैसे उन आंखों में खून उतर आया हो। और वाकई उसकी आंखों में खून उतर आया था, और वो गुस्से से मेरे बाजू को पकड़े हुए मुझे देख रही थी और बोल रही थी, 18 बरस मैंने इंतजार किया है आज के दिन का। जफर हुसैन, मैंने 18 बरस इंतजार किया है, और आज वो रात आ पहुंची है कि मैं अपने बदले की आग को बुझा सकूं। और तुम भागना चाहते हो, और तुम समझते हो कि तुम भाग जाओगे। मैं तुम्हें नहीं भागने दूंगी। तुम चाहोगे भी तो यहां से भाग नहीं सकते। मैं 18 बस इसलिए जिंदा रही कि तुम्हारा खून पी सकूं। कितनी बकरियों के, कितने कुत्तों के, कितनी बिल्लियों के, कितने जानवरों का खून पी पी के मैं जिंदा रही। आज हकीकी खून पीना है उस इंसान का जिसकी बदले की आग में मैं जल रही थी। मुझे मौत नजर आनी शुरू हो गई कि मुझे ये यकीनन मार देगी, ये कोई इंसान नहीं है। और तभी मैंने डरते डरते उसको एक दफा देखा, उसकी आंखों में देखा, और उससे पूछा, इसलिए शायद तुम कफन पहन के फिर रही हो? बोली, हां, ये कफन, ये लिबास
ये मैंने क्यों पहना है, जरूर बताऊंगी तुम्हें ये मैंने लिबास क्यों पहना है। और उससे पहले कि मैं तुम्हें सब कुछ बताऊं, उसके बाद तुम्हारे वजूद से एक एक कतरा खून का निकाल के मैं पी जाऊंगी। उसी लम्हे एक गरजदार आवाज सुनाई दी। क्या कर रही हो तुम? क्यों उस बेचारे को परेशान किया है? मैं भी एकदम से डर सा गया और मुड़ के देखा तो सामने एक बुजुर्ग जिसने कफन पहन रखा था, लेकिन उसका चेहरा जिससे वो बोल रहा था वो एक ढांचा था। जैसे इंसान की खोपड़ी कब्र में से निकाली जाती है तो सिर्फ एक खोपड़ी थी, नीचे लिबास वैसे ही मौजूद था। मैं उसको पहचान नहीं सका, लेकिन उस आवाज को लगता था जैसे मैं कोई पहचानता हूं, लेकिन मैं अभी तक उसको जहन में नाम सोच नहीं पाया था कि वो बोला, जाने दे इस बेचारे को, क्यों इसको परेशान कर रही है इस टाइम? तू तो खबीस बदरूह बन गई है, तूने इस कब्रिस्तान का माहौल भी खराब कर रखा है। कब से बदरूह बन के फिर रही है और इर्द गिर्द की जितने भी बदरूहें थी वो भी तूने सारी जमा कर ली हैं, जो इस वक्त कह के लगा रही हैं, तमाशा देख रही है। ये जब ये बच्चा इस कब्रिस्तान में दाखिल हुआ था, डर रहा था, वही तेरी बदरूहें थी जो छुप छुप के इसको देख रही थी। छोड़ इस बच्चे को और जाने दे। एकदम से वो अपनी जगह से खड़ी हो गई। वो शम्मो बोली, जा, चला जा, तू मुझे नहीं जानता। मेरे बीच में किसी ने आने की कोशिश की तो मैं उसका ऐसा हश्र करूंगी कि वो सोच भी नहीं सकता। जा, इसी लम्हे चला जा और अपनी सुकून की नींद सो जा। नहीं तो जिस ढांचे के साथ खड़ा है ना, इसका भी ऐसा बुरा हाल करूंगी तू सोच भी नहीं सकता। वो बोला, तू क्या करेगी, क्या करेगी, बोल। तो वो बोली, बस आखिरी दफा कहूंगी कि चला जा, और मेरे आखिरी दफा कहने पे भी तू ना गया तो फिर देख मैं क्या करती हूं। जा, आखिरी दफा कह रही हूं, चला जा। और आगे से वो ढांचा जो कफन पहन के खड़ा था बोला, नहीं जाता, कर ले जो करना है। और उसी वक्त मैंने देखा कि वो वहीं पे खड़ी खड़ी तकरीबन कोई 8 से 10 फुट लंबा एक अस्तहा बन गई, जो तकरीबन 6 से 8 इंच तक मोटा था और 8 से 10 फुट तक लंबा था। और वो अस्तहा खड़ी खड़ी जमीन पे गिरी और गिरते ही वो अस्तहा बन गई। और अस्तहा ऐसे फुंकारते हुए तेजी से उस खड़े हुए शख्स की तरफ गया, और जाते ही उस शख्स ने दूर हटने की कोशिश की कि वो एक कदम अभी पीछे ही होना चाहता था, लेकिन उसको मौका ही नहीं मिल सका। और उस नागिन ने, उस अस्तहे ने जाते ही उसके वजूद को जकड़ लिया, गोल गोल उसके पूरे वजूद पे उसने उसको जकड़ लिया और उसको गिरा के जमीन पे गिरा दिया। अब वो कफन पहने हुए ढांचा जमीन पे गिरा हुआ था और वो अस्तहा उसके वजूद से लिपटा हुआ ऐसे जोर से अपने आप को कसता जा रहा था कि मेरे कानों ने एक आवाज सुनी, हड्डियों के चटकने की आवाज, कटक कटक कटक। उसके वजूद की हड्डियां टूट रही थी और वो अस्तहा उसके टुकड़े टुकड़े कर रहा था। और थोड़ी ही देर में देखते ही देखते ऐसा लगा कि उस अस्तहे ने उसके पूरे वजूद की हड्डियों को ऐसे मलिया मेट कर दिया हो कि वहां पे अब सिर्फ एक खाली कफन पड़ा था। और मैंने देखा कि वो अस्तहा अभी भी जमीन पे पड़ा है, कफन जमीन पे पड़ा है, और मेरे लिए ये एक भागने का बेहतरीन मौका है। और उसी लम्हे मैंने दौड़ लगा दी। जैसे ही मैं तेजी से दौड़ा तो अभी मैं तकरीबन 15 से 20 कदम ही दौड़ा हूंगा कि मुझे पीछे कॉलर से किसी ने पकड़ के ऐसे खींचा कि मैं उड़ता हुआ पीछे जा गिरा। जमीन कच्ची थी, मुझे इतनी चोट नहीं लगी, हल्की फुल्की लगी, लेकिन किसी ने इतनी जोर से पकड़ के खींचा था कि मैं नीचे जा गिरा। और उसी लम्हे फिर से जोर जोर से हंसने की आवाज़ें आनी शुरू हो गईं। इस दफ़ा तो बाकायदा इतनी ऊंची हंसने की आवाज़ें थी, इतनी ऊंची हंसने की आवाज़ें थी कि पूरे कब्रिस्तान से हंसने की आवाज़ें आ रही थीं। तभी मैंने जब कब्रिस्तान में दाखिल हुआ था और मुझे डर लग रहा था जैसे कोई छुप छुप के देख रहा हो, तभी मेरी आंखों ने देखा लाल लाल आंखें थीं, कोई वजूद नहीं था, लाल सुर्ख आंखें जैसे इस शमीम की थीं, इस तरह की लाल सुर्ख आंखें हर तरफ मौजूद थीं,
चारों तरफ, और उन्हीं आंखों के करीब से हंसने की आवाज आ रही थी। वो जो भी वजूद था जिसकी आंखें लाल सुर्ख थीं, उसका वजूद नहीं नजर आ रहा था, सिर्फ आंखें नजर आ रही थीं और हंसने की आवाज थी। मैं नीचे जमीन पे पड़ा हुआ था, सारे हंस रहे थे, वो आंखें नजर आ रही थी, मैं कपकपा रहा था, खौफ से मेरी बुरी हालत थी, मेरी मौत बिल्कुल करीब थी कि तभी मेरे सामने खड़ी हुई फिर से वही शमीम का रूप धारे हुए वो शम्मो बोली, चल उठ और वापस उस जगह पे चल के बैठ। अब दौड़ने का सोची भी ना, जैसे उसका हशर किया है वैसे हशर करूंगे, चल। और मैं चुप करके खड़ा हो गया। मेरी टांगें भारी हो चुकी थी, कांप रही थी, मैं थर थर कांप रहा था। और फिर से वो मुझे लेके उसी कब्र के पास गई और हम दोनों बैठ गए। वो बोली, तुझे मारने से पहले तुझे बताऊं तो सही ना, तू परेशान होगा कि मैं तुझे क्यों मारना चाह रही हूं, मेरा बदला क्या है, वो भी तो तुझे बताना है, तभी मैं बदला लूंगी। ऐसे मारे बगैर तो बदला नहीं लूंगी। मैं खामोश था। मुझे क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए। मैं एक हशर देख चुका था, उसने सांप बन के, अस्ता बन के जिस तरह उसको मारा था, उसके पास तो एक ताकत थी, शक्ति थी, वो कोई भी रूप धार सकती थी। मेरे पास सिवाय इसके कि किस लम्हे मुझे मौत आनी है उसके इंतजार के और कोई हल नहीं था कि बैठा रहूं चुप करके, जब मौत आएगी तो मैं उसके लिए तैयार था। और थर थर बैठा कांप रहा था। तो वो बोलना शुरू हुई, तो मेरी कहानी भी तो सुन। अब उसका चेहरा गुस्से से और लाल सुर्ख हो चुका था और वो बोली, अब इस जगह से उठी मत, तुझे मैंने मारना तो है, लेकिन अगर तू अब उठा तो इतनी भयानक मौत मारूंगी कि तेरा पूरा गांव लरस जाएगा। तुझे कहा ना मेरा नाम शमीम है, मां बाप मुझे शम्मो कहते। मेरा बाप तेरे बाप के पास मुलाजिम था, तुम्हारे उसी बाग के अंदर मुलाजमत करता था जिसकी आमदन आज भी तुम्हारे घर में आती है। मेरा बाप सुबह ही सुबह उस बाग के अंदर चला जाता और उस पूरे बाग की देखभाल करता। तेरा बाप और उसके और मुलाजिम वहीं पे बैठ के ताश खेलते। मेरा बाप सारा दिन वहीं पे रहता और शाम को वो घर लौट आता। अक्सर मैं और मेरी मां उसको रोटी देने के लिए उसी बाग में जाते। वो वहीं पे बैठ के रोटी खाता और जब वो खाना खा लेता तो हम बर्तन लेके, मैं या मेरी मां, वापस आ जाती। हमारी एक ही बकरी थी। मेरा बाप जब तुम्हारे बाग में जाता तो उसी बकरी को साथ ले जाता, उसको छोड़ देता, वो वहां पे घास फूस खाती रहती और जब आने वाला होता तो उसी बकरी को साथ ले आता। सब कुछ बहुत अच्छा था। मेरी मां जवान थी, मेरा बाप बूढ़ा हो चुका था। लेकिन एक बात जिस पे मुझे शक सा था, मैं अक्सर घर पे होती तो मेरी मां मुझे किसी काम से भेज देती और ऐसे काम से भेजती जिसके काम मुकम्मल करके घर वापस आते तक मुझे आधा घंटा लग जाता, पौना घंटा लग जाता। क्योंकि मैंने नोट किया था वहीं पे ही एक शख्स जिसका नाम रमजान, जिसको सब रमजू कहते थे, वो जब भी मेरी मां को देखता तो एक अजीब निगाह से देखता था और मेरी मां भी आगे से मुस्कुरा पड़ती थी। अक्सर क्या होता कि मुझे मां कहती, जा फलां घर से फलां चीज लेके आ, और वो इतनी दूर होता कि मुझे आते आते पौना घंटा लग जाता। मासूम थी, काम करती रही। एक दिन मां ने कहा, जा बाप को रोटी दे के आ। मैं जैसे ही घर से रोटी लेके निकलने लगी तो वही रमजान रमजू घर के बाहर मौजूद था। मैंने उसे देखा और आगे बढ़ गई। मैं जब वहां पहुंची बाप के पास खाना लेके और मैंने बाप के सामने खाना रखा तो बाप ने कहा, आज खाना मैं खा चुका हूं,
आज जो खाना आया था वो मंजूर हुसैन ने आज मंगवाया था, तुम्हारे बाप ने, तो हमने बैठ के खा लिया है, आज खाना बर्तन वापस ले जाओ। अमूमन जब मैं खाना लेके आती थी तो बाप के साथ बैठती, आधा घंटा पौना घंटा लग जाता और फिर मैं घर पहुंचती। उसी वक्त बाप ने कह दिया कि वापस चली जाओ, तो मैं फौरी तौर पे घर चली गई। हमारे घरों के दरवाजों को कभी रात के टाइम हम बंद करते हैं, दिन को नहीं। दरवाजा खुला हुआ था, मैं अंदर दाखिल हुई, लेकिन हैरत की बात यह थी मेरी मां अंदर कमरे में थी और दरवाजा अंदर से बंद था। कभी भी हमारे कमरे का कच्चा दरवाजा बंद नहीं होता था, क्योंकि हमारे घर में लगा हुआ जो एक दरख्त था जिसकी छांव के नीचे हम बैठते थे। दिन को तो हमेशा ही हम उस दरख्त की छांव में बैठते थे, क्योंकि अंदर बहुत गर्मी होती थी। तो मां अंदर क्यों है? मैं चलती हुई आहिस्ता से जब मां को आवाज दिए बगैर उस कमरे के बाहर गई और कमरे के दरवाजे को धक्का दिया तो देखा दरवाजा लॉक है। तभी मैंने आवाज दी, मां दरवाजा क्यों बंद है? क्योंकि मेरे लिए हैरान कुन बात थी कि मां ने दरवाजा क्यों लगाया है। तो मां बोली, वो इसलिए कि मैं कपड़े बदल रही थी। मेरी मां की लड़खड़ाई हुई, घबराई हुई आवाज थी, तू एक काम कर, तू फलां के घर से जा, उनसे मेरे लिए चीनी लेके आ जा। तभी मैं जाने से पहले एकदम मेरे दिमाग में आया और दरवाजे के उस छोटे से सुराख के अंदर मैंने झांक के देखा तो जो आने से पहले, मां को आवाज देने से पहले इस दरवाजे के बाहर खड़े हुए, जब तक मैंने मां को आवाज नहीं दी थी तब मैंने उस आवाज को सुन लिया था, जो उस शख्स की आवाज थी जिसका नाम रमजू था। तभी मैंने आवाज दी थी मां को, मां दरवाजा क्यों बंद है? और जब मां ने कहा जा फलानी चीज लेके आ, मैंने कहा ठीक है मां, मैं जाती हूं। मैं जाने की बजाय वहीं साइड पे खड़ी हो गई। 2 मिनट तक खामोशी रही और उसके बाद रमजू की आवाज आई, बस अब मुझे निकलना है, तुम्हारी बेटी को पता लग गया है। क्योंकि उस दरवाजे के उस सुराख में से जो मंजर था वो मैं देख चुकी थी। वो वही मंजर था जो कोई भी बेटी नहीं देखना चाहती। मेरी मां किसी गैर मर्द के साथ जिस्मानी ताल्लुक बना रही थी। मैं बाहर खड़ी रही और आके चारपाई पे बैठ गई। कुछ देर के बाद दरवाजा खुला और रमजू जैसे ही बाहर निकला, उस रमजान ने मुझे देखा तो शर्मिंदा सा होकर जल्दी से बाहर चला गया और उसके पीछे मेरी मां थी। मेरी मां ने देख लिया कि मैंने उन दोनों को इकट्ठे देख लिया है। मैं सर झुकाए पीछे बैठी थी दरख्त के नीचे कि मेरी मां मेरे पास आई और मुझसे बोली, मुझे माफ करना शम्मो, मैं ऐसा कभी ना करती। तुम्हारा बाप शायद बूढ़ा हो चुका है, मैं बुरी औरत नहीं हूं, लेकिन शायद उसके बूढ़े होने की वजह से मैंने ऐसा कदम ही उठाया है। मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। और मेरी मां चुप सी हो गई और कहा, हो सके तो अब तुम्हारे हाथों में है, अगर बाप को बता दोगी तो याद रखना तुम्हारा बाप मुझे कत्ल कर देगा। मैंने गुनाह जरूर किया है, लेकिन खुशी से नहीं किया, मजबूरी में किया है। अब तुम्हारे हाथों में है, बाप को बताना चाहो तो बता दो, मैं मरने के लिए तैयार हूं। मैं चुप सी हो गई। अब उसी घर में रहते हुए मैं चुप सी हो गई। उस राज से तो वाकिफ थी लेकिन खामोश रही। कुछ दिनों के बाद मां ने कहा, जाओ बाप को रोटी दे के आओ। जब मैं बाग में अपने बाप को रोटी देने के लिए गई तो पता लगा मेरे बाप को तुम्हारे बाप ने शहर किसी काम से भेज दिया था। मेरा बाप साइकिल पे शहर चला गया था। मैं जब उस बाग में पहुंची और देखा वालिद वहां मौजूद नहीं है, तो तुम्हारे वालिद वहीं पे चारपाई पे बैठे थे, उसी जगह पे जहां पे मेरा बाप बैठता था। मुझे देख के बोले, हाँ शम्मो आओ बैठो। मैंने कहा, नहीं चौधरी साहब, अब्बा कहाँ है? वो बोले, शहर गया है, आता ही होगा, आओ बैठो। मैंने कहा, नहीं बस अब्बा को खाना देना था, वो तो शहर गया है, मैं चलती हूं। तो एकदम से तुम्हारा बाप खड़ा हुआ और उसने मुझे बाजू से पकड़ लिया और कहा, ऐसी भी क्या जल्दी, बैठो, चली जाना। और मैं अपना हाथ छुड़ाना शुरू हो गई। वो जबरदस्ती मुझे पकड़ के बिठाना चाह रहे थे और मैं कह रही थी, चौधरी साहब हम आपका नमक खाते हैं, हम आपके नमक ख्वार हैं, ऐसा मत कीजिए। तो बोले, इससे क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो, घबराओ मत, बैठो।
मैं बैठने को तैयार नहीं थी, उठ के भागना चाहती थी। मैं आराम से बैठ गई। उसको लगा कि अब ये बैठ गई है, डरी हुई है, और जैसे ही उसने मेरा हाथ छोड़ा मैं उठ के तेजी से भाग पड़ी। मैं नहीं जानती थी ये जाल पहले से बुना गया है। वहीं पे 4 लोग छुपे हुए थे जिन्होंने अपने चेहरे छुपाए हुए थे, और मेरे बाप को शायद उस दिन भेजा ही इसलिए गया था कि जब मैं रोटी देने के लिए आऊंगी तो मेरे साथ ये सलूक किया जाएगा। और उन चारों ने मुझे पकड़ा और पकड़ के फिर से तुम्हारे बाप के पास लेके आए, और तुम्हारे बाप ने कहा, बात सुन शमीम, मुझे पता है तेरी मां का ताल्लुक उस रमजू से है, वो रमजू तेरी मां से मिलता है, और यही बात अगर मैंने तेरे बाप को बता दी तो तेरा बाप तेरी मां को कत्ल कर देगा। और तू खुद सोच, तेरी मां कत्ल हो गई तो तेरे बाप को सजाए मौत हो जाएगी, जेल चला जाएगा। जब दोनों नहीं रहेंगे तो तेरा क्या बनेगा? इसलिए बेहतर है मैं तुझे माला माल कर दूंगा, जो तू चाहेगी वो तुझे सब दे दूंगा। खामोशी से वो सब कुछ कर जो मैं चाह रहा हूं। नहीं करेगी तो खुद सोच। मैं आज ही तेरे बाप को सबूतों के साथ सब बता दूंगा तेरी मां के किरदार के बारे में। मैं रोना शुरू हो गई। बोली, चौधरी साहब, हाथ जोड़ के मुझे जाने दीजिए, मेरी इज्जत को खराब मत कीजिए। मैं गिड़गिड़ाती रही, हाथ बांधे रोती रही, लेकिन वो शख्स, उसके चेहरे पे, उसकी आंखों में खबासत आ चुकी थी। उसने मेरी एक न सुनी। यहां तक कि वो अपनी उस शैतानी खेल खेलने को तैयार हो गया। और मेरे एक ही बात जो दिल से निकल रही थी, या अल्लाह मुझे मौत दे दे, या अल्लाह मुझे मौत दे दे, और अगर मुझे मौत दे दे तो फिर मुझे मौत देने के बाद मेरी आत्मा को एक दफा इतना मौका जरूर दे, मैं इस शैतान से बदला ले सकूं। यहां उन्होंने तफसील से लिखा, मैं इसको जरा शॉर्ट करने जा रहा हूं। उन पहले चौधरी ने और फिर उन चारों ने, जो उसके कजन थे, मुंह काला किया। उस मासूम सी शम्मों के साथ उन्होंने जुल्म किया, जबर किया, लहूलुहान कर दिया। अब उसी लम्हे साइकिल की घंटी की आवाज आई। साइकिल के आगे लोहे की घंटी लगी होती थी, पहले उसको अंगूठे से दबाते थे, कड़न कड़न करती थी। तो उससे अंदाजा हुआ कि उसका बाप उस बाग के अंदर दाखिल होने वाला था। तकरीबन कोई 1-2 गज के फासले पे था। तो एकदम से वो चौधरी बोला, इसका बाप आ गया, क्या करना है? तो वो बोले, अगर उसने देख लिया ये तो बता देगी, हमारा नाम ले लेगी। क्योंकि उनमें से एक शख्स जिसको मैंने क्लियर देख लिया था, उन्होंने चेहरों पे, तुम्हारे बाप को तो मैं जानती थी, उन चारों में से एक के चेहरे से वो कपड़ा उतर गया था। मैंने उसे देख लिया था, उसका कजन था। तो जब मेरा बाप आ गया तो उन बाकियों ने भी अपने चेहरों से कपड़े हटा दिए और कहा, क्या करें? चौधरी ने कहा, इसका एक ही हल है, इसकी गर्दन दबा दो, इसको मार दो। ये मर गई तो किसी का नाम नहीं ले सकेगी और इल्जाम हमारे ऊपर नहीं आएगा। बेहतर है ये कर दो। और मेरा बाप अब करीब आ रहा था। तभी तुम्हारे बाप ने और उन चारों ने, जो मुझे लहूलुहान कर दिया था, मेरी रूह तक को जख्मी कर दिया था, मेरी इज्जत, मेरी आबरू को तार तार कर दिया था। मैं बंधी हुई थी, मेरे पूरे वजूद को उन्होंने बांधा हुआ था, मैं हिल ना सकूं। मेरे मुंह पे भी कपड़ा बांधा हुआ था ताकि मैं चीख ना सकूं। मैं तो हिल नहीं सकती थी। मैं कैसे अपना आप का दिफा करती? उन्होंने मेरी गर्दन दबानी शुरू कर दी, क्योंकि अब मुझे मौत पहले भी नजर आ रही थी। अब क्लियर जब मौत नजर आनी शुरू होगी तो मैंने रब से यही दुआ की कि मैं मरने के बाद अपना बदला जरूर लेना चाहूंगी। और वो मेरा गला दबाते गए, दबाते गए, दबाते गए कि एक लम्हा ऐसा आया, मैंने देखा मैं अपने वजूद में से निकल रही हूं और अपने वजूद से निकल के सीधी खड़ी हो गई हूं। तभी मैंने देखा एक मरा हुआ मुर्दा वजूद जो मेरा ही था, जमीन पे पड़ा था, और वो चारों मुझे मार चुके थे। तभी बोले, भागो अब यहां से। तुम्हारा बाप और वो चारों मुझे मुर्दा वहां पे छोड़ के वहां से भाग गए। बरहना लिबास के साथ, जिसका लिबास तार तार हो चुका था, वो मुर्दा वजूद सामने पड़ा था और मैं खड़ी देख रही थी कि तभी मैंने देखा मेरा बाप साइकिल चलाता हुआ जैसे ही उस चारपाई के करीब पहुंचा तो साइकिल से ही वो गिर गया। उसने उस वजूद को, लहूलुहान वजूद को देख लिया था, जिसका जिस्म तार तार था। वो कोई और नहीं, उसकी बेटी थी। वो जैसे ही पास पहुंचा, उसने बेटी की हालत देखी जो मर चुकी थी और उसका इज्जत लूटी हुई थी। वो वहीं पे गिरा और गिरते ही दम तोड़ गया।
एक बाप के लिए ऐसा भयानक खौफनाक मंजर था कि वो उसको नहीं देख सकता था। वो वहीं पे गिरा और मर गया। ये खबर जब मेरी मां तक पहुंची कि बेटी और शौहर इस अंदाज में मर चुके हैं, तो वो पागल हो गई। मेरी मां ऐसी दीवानी हुई कि फिर दर बदर ढूंढती रही, फिर घर में कभी नहीं गई। उसी वक्त उसका दिमागी तवाज़ुन, खबर सुनते ही दिमागी तवाज़ुन बिगड़ गया और वो जनूनी और पागल हो गई। और मेरी मां फिर पागलों की तरह गांव में भटकती रही और एक दिन वो भी मर गई। मैं जो मरने के बाद, जिंदा मरने के बाद जो आत्मा मेरी जा नहीं सकी थी, जिसने आलम बरज़ख में जाना था, वो आत्मा रुक सी गई बदले की आग के लिए। और तुम्हें मैं बताऊं जफर, बदले की आग क्या होती है। तुम उस वक्त 2 साल के थे। मैं तुम्हें अगर उस वक्त मार देती तो तुम्हारे बाप को शायद इतना दुख ना होता। और मेरे अंदर बदले की आग ये थी कि ये बेटा इसका जवान हो, फिर मैं इसके जवान बेटे को मारूंगी और बताऊंगी जवान बेटे का दुख क्या होता है, और उसके बाद तुम्हारे बाप को मारूंगी। कितने सालों तक मैंने इंतजार किया है इस दिन का। और आज जिस बकरी को तुमने पकड़ा वो कोई और नहीं, वो मैं ही थी। मैंने बकरी का रूप धारा था। उस घर से निकलने वाली बकरी मैं ही थी और तुम मुझे ही रस्से से पकड़ के जंगल की तरफ चल पड़े, इस नीयत से कि मैं इसको बेचूंगा। तब मैं तुम्हारे सामने इस कफन को पहन के आई, यही दिखाने के लिए कि आज मैं इस कफन को उतारूंगी जब मेरा बदला उतर जाएगा और मैं यहां से चली जाऊंगी आलम बरज़ख में। लेकिन अपना बदला लेने के बाद मैं जो ये सारी कहानी सुन चुका था, एकदम से परेशान बैठा था। उसकी आंखें लाल सुर्ख तो पहले थी, उसके चेहरे पे शदीद गुस्सा आ चुका था और अब महसूस हुआ था क्यों वो इतना बदले की आग में भड़क रही है। कि तभी उसने मुझे दोनों हाथों से ऐसे पकड़ा। अब उसके हाथ उसी तरह ठंडे यख थे और उसने मुझे उठाया और उठा के जोर से पटक दिया। मैं उड़ता हुआ नीचे जा गिरा और मैं जैसे ही नीचे जमीन पे गिरा, गिरते ही खौफ के आलम मेरा ये हाल था पहले ही कहानी सुन के, और मौत करीब नजर आ रही थी। और जैसे उसने उठा के मुझे दोनों हाथों से पकड़ा और पकड़ के अपने दोनों हाथों पे ऊपर उठा लिया सीधा, और उठा के जब इतने जोर से उसने नीचे फेंका तो मैं उड़ता हुआ दूर जा गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। जब मैं कहानी सुन रहा था तब तक तो मुझे याद था, मैं तो अपने बाप से बड़ा प्यार करता था। मेरा बाप तो बड़ा नेक मशहूर था, मेरा बाप तो लोगों का ख्याल रखने वाला था। लेकिन शायद मैं भी इस बात से वाकिफ नहीं था कि मेरे बाप के बारे में कोई नहीं जानता था कि उस गांव में मरने वाली उस लड़की जिसका नाम शम्मो था, शमीम था, उसकी इस्मत दरी करने वाला कोई और नहीं, मेरा बाप और उसके 4 कज़न थे। और कोई भी इसको नहीं जानता था क्योंकि उस लड़की ने बताया था कि मेरी मौत उस जगह पे मिली थी और उसका कोई सुराग नहीं लग सका था कि उसके मारने वाला कौन था। इसलिए उस लड़की ने कहा था, मुझे इसी कब्रिस्तान में जिस जगह पे तुम बैठे हो ये मेरे बाप की कब्र है, और वो सामने जो कब्र है वो मेरी कब्र है। मेरा मुर्दा वजूद तो उसके अंदर पड़ा है मेरी, लेकिन आत्मा आज भी भटक रही है इंतकाम के लिए। मैं तो अब बेहोश हो चुका था। जिस वक्त मेरी आंख खुली तो उस तकलीफ से खुली, मेरी शहरग पे, इस गर्दन के एक हिस्से पे ऐसे जोर से जैसे कोई किसी ने सुई चुभाई हो, और सुई चुभने का इतना दर्द था, इतना ज्यादा दर्द था कि एकदम से मेरी आंख खुल गई। और जैसे मेरी आंख खुली तो मैंने देखा वही शम्मो मेरे ऊपर झुकी हुई थी। उसने अपने दांत मेरी गर्दन के अंदर गाड़ रखे थे और वो मेरा खून पी रही थी। और जैसे ही मुझे होश आया मैंने उसे देखा तो एकदम जोरदार चीख मेरे मुंह से निकली। और जैसे मेरे मुंह से एक जोरदार चीख निकली तो उसने कुछ लम्हे के लिए मुझे छोड़ दिया। उसके 2 बड़े बड़े दांत थे और वो अजीब सी, खौफनाक सी, भयानक हो चुकी थी। उससे पहले वो लड़की जिसने मुझे उठा के फेंका था एक नौजवान शम्मो थी, शमीम थी, लेकिन इस वक्त जो मेरा खून पी रही थी वो एक बूढ़ी औरत थी, इंतहाई खौफनाक और इंतहाई डरावनी, भयानक सी औरत थी जो मेरा खून पी रही थी। ये कौन है? तो उसने अपनी दांतों से, अपनी जुबान से दांतों को साफ करते हुए कहा, मैं ही हूं।
शमीम, शम्मो, वो बूढ़ी औरत शमीम थी, शम्मो थी, जो अब भयानक बूढ़ी औरत बन चुकी थी। और उसी वक्त वो जैसे ही दोबारा मेरे ऊपर झुकने लगी तो एक जोरदार आवाज सुनाई दी। मैं भी चौंक पड़ा। ये आवाज किसी और की नहीं, मेरे चचा की आवाज थी, जिनका नाम है खुदा बख्श। रुक जाओ। चचा खुदा बख्श ने एकदम से जैसे कहा रुक जाओ। मैं एकदम से परेशान हो गया, ये किसको कह रहे हैं रुक जाओ। और तभी मैंने देखा कि मैंने अपने दोनों हाथ अपनी गर्दन के इर्द गिर्द लपेट लिए हैं। ये कैसे हुआ कि मेरे हाथ कैसे मेरी गर्दन के इर्द गिर्द चले गए थे? वो तो मेरा खून पी रही थी। मेरे चाचा की जैसे ही आवाज मुझे सुनाई दी रुक जाओ, तो मैं एकदम से अपने हाथ छोड़ दिया और मुझसे बोले क्या कर रहे हो, क्यों अपनी जान ले रहे हो? तो मैंने यूं इर्द गिर्द देखा तो वही बूढ़ी सी डाइन, वो बूढ़ी सी शमीम खौफनाक सी मेरे सामने खड़ी थी। और उसको देख के फिर से मैं डर गया। और मेरे चचा बोले किसको देख रहे हो, कौन है तुम्हारे सिवा? मैंने लरजते हाथ के साथ ऐसे उंगली से इशारा किया और मेरे चचा अपने हाथ में एक छुरी लिए आगे बढ़े और उसके ऊपर कुछ पढ़ना शुरू हो गए। वो पढ़ते रहे और मेरे करीब आके उन्होंने हवा में ऐसी छुरी चलानी शुरू कर दी जैसे किसी को जख्मी करना चाह रहे हों, लेकिन वो शायद उस शमीम को, उस शम्मो को देख नहीं पा रहे थे। वो ऐसे छुरी चलाते रहे और फिर मेरे इर्द गिर्द आके छुरी से एक दायरा कड़ा लगा दिया और कहा इसमें से बाहर मत निकलना। कौन है यहाँ पे? मैंने इशारा किया वो है, क्योंकि मेरी गर्दन से अभी भी खून निकल रहा था। कहाँ हो तुम जो भी हो मेरे सामने आओ, मेरे चचा खुदा बख्श बोले। लेकिन वो खड़ी रही और तभी उसने एक जोरदार कहका लगाया। और तभी जैसे ही उसका कहका निकला मैंने कहा अब मेरे चचा ने कहका सुन लिया होगा। लेकिन मेरे चचा ने वो कहका अभी तक नहीं सुना था। वो अभी तक कह रहे थे कहाँ हो तुम, मेरे सामने आओ। और वो कहका लगा रही थी। मैं समझ गया वो सिर्फ मुझे देख पा रही है, मैं उसकी आवाज सुन पा रहा हूं, मेरे चचा नहीं सुन पा रहे। तभी मेरे चचा आगे बढ़े और वो मेरे करीब आने लगी और मेरे चचा ने हाथ जोर से चलाया तो एक वार उसके बाजू को काटता हुआ छुरी जख्मी कर गया। और उसके मुंह से इस वक्त जो चीख निकली तो मेरे चचा भी चौंक गए, कहते हैं हाँ मैंने इस चीख को सुन लिया है। और बोले कौन हो तुम और तुमने मेरे भाई को क्यों मार दिया है? वो बोली मेरा बदला पूरा हुआ, तुमने इसको दायरा कड़ा लगा दिया है, मैंने इसको मारना था लेकिन शायद मैं इसको नहीं मार सकी। मैं फिर आऊंगी, शायद मेरा वक्त आ चुका है, ये उसने कहा। और मेरी आंखों के सामने इसी तरह ऊपर की तरफ उठी जैसे कोई उड़ता है या ऊपर उठी है, उसके अलावा मुझे नजर ही नहीं आई, वो गायब हो गई है। चचा फिर से छुरी चला रहे थे। मैंने कहा चचा वो जा चुकी है। मुश्किलों से समझाया। वो मेरे पास आए, मुझे उठाया। मेरी हालत बहुत खराब थी, मैं फिर से बेहोश हो गया। 3 दिन के बाद जब मुझे होश आया तो मेरे चचा ने मुझे बताया कि तुम 3 दिन के बाद होश में आए हो। और तब मुझे पता लगा मेरा बाप मर चुका है। और मेरे चाचा ने जो मुझे मेरे बाप की मौत बताई कि वो रात को अपनी चारपाई पे सोया था, लेकिन किसी ने उसका सांस इस अंदाज में बंद की, उसका गला दबाया या क्या हुआ कि जब तुम्हारी बाकी घर वाले परेशान थे कि अभी तक जफर नहीं आया और तुम्हारे बाप को जगाने के लिए गए कि उठो देखो जफर कहां है, तो देखा वो मर चुका है। और तभी तुम्हारी खाला ने एक लड़की को देखा जिसकी शक्ल बहुत भयानक थी और उसके बड़े बड़े दांत थे। और तभी तुम्हारी खाला ने देखा कि उसके चेहरे से खून टपक रहा है, दांतों से खून टपक रहा है। और तभी उनकी निगाह तुम्हारे बाप की गर्दन जिसको दबाया गया था वहीं पे 2 दांतों के भी निशान थे। और वो चीखी वो देखो वो कोई बला है। और वो लड़की तेजी से बाहर चली गई। तुम जानते हो कि मैं रूहानियत जानता हूं थोड़ी सी। मैंने तभी उसी वक्त पढ़ना शुरू कर दिया और जब मैंने पढ़ा तो मुझे उसी वक्त अंदाजा हो गया कि तुम्हारी जान भी खतरे में है। और मैं तुम्हें ढूंढता पढ़ते पढ़ते इस कब्रिस्तान तक आ गया। उसके बाद क्या हुआ बताओ? और उसके बाद जो वाकयात थे वो सारे के सारे मैंने उनको बता दिए। और उन्होंने मुझे बताया कि तुम 3 दिन बेहोश रहे
तुम्हारे वालिद को दफन किया जा चुका है। और तभी मैंने जब चचा को बताया कि वो लड़की जो शमीम जिसने बदला लेने के लिए आई थी, उसको मारने वाला कोई और नहीं, मेरा बाप था। और अगर मेरा बाप जिंदा होता, वो शमीम उसको ना मारती, तो मैं अपने बाप को मार देता। उसने उस मजलूम लड़की के साथ जुल्म किया था। उसका बाप मरा, उसकी मां पागल होके मरी। और उसके बाद फिर मैं अगले दिन उसी कब्रिस्तान गया ठीक होने के बाद, और उसी कब्र की जिसकी तरफ उसने इशारा किया था, और वही कब्र जो उसको अपनी बाप की कब्र कहा था, वहां पे खड़े होकर उसने फातिहा पढ़ी और उससे रो रो के कहा, मुझे माफ करना, तुम बदला लेने के लिए आई थी, मुझे मारने के लिए आई थी, मेरे बाप की गलती थी, तो मेरे बाप को तकलीफ देना चाहती थी। मैं नहीं जानता तुमने क्यों, पहले मुझे क्यों नहीं मारा, बाद में मेरे बाप को मारती। क्या हुआ कि तुमने मुझे उठा के फेंका, मैं बेहोश हो गया, और इतनी देर में जाके तुमने मेरे बाप को मार दिया, और बाद में मुझे मारने के लिए आई तो मेरे चचा ने मुझे बुला लिया। मैं तुम्हारी बख्शिश के लिए दुआ करूंगा। और हाँ शमीम, आज तुमसे वादा करता हूं, मैं जब तक जिंदा हूं तुम्हारी कब्र पे फातिहा करने के लिए आता रहूंगा। और उसके बाद जफर उसकी कब्र पे हमेशा जब जब उसके पास टाइम होता, वो फातिहा करने के लिए उसके बाप और उसकी शमीम की कब्र पे फातिहा करने के लिए जाता। इस वाक़ये को कई साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वो मुल्तान की उस साइड पे वो गांव और उसका वो पुराना कब्रिस्तान मौजूद है, और उस कब्रिस्तान के अंदर उसी शमीम की और उसके बाप की कब्र भी मौजूद है। और लोग जब उस कब्र पे जाते हैं, शमीम की कब्र पे और उसके बाप की कब्र पे, वहाँ पे फातिहा पढ़ के आते हैं, और उस भयानक वाक़ये को, खौफनाक कहानी को याद करके बेइंतहा डर जाते हैं।